This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन है, टाइटल है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ शेयर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शेयर का मतलब क्या है? कंपनी के शेयर कैपिटल में जो एक पर्सन की तरफ से हिस्सा है, उसी को हम शेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उसकी जानिब से कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया गया, तो इसका मतलब है कंपनी के शेयर कैपिटल में इस बंदे का भी तो हिस्सा है ना, ठीक है। तो उसको हम शेयर कहते हैं। तो शेयर्स और शेयर सर्टिफिकेट, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन करके देखते हैं जी। तो कहते हैं कि जो शेयर है किसी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी का, इसकी हैसियत एक मूवेबल प्रॉपर्टी की सी है। शेयर की हैसियत मूवेबल प्रॉपर्टी जैसी है। जैसे कोई भी पर्सन अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे गाड़ी है, मोबाइल फोन है, वो बंदा जैसे वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी को सेल कर सकता है, किसी को दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किस तरह? उस अंदाज में, जो भी अंदाज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन शेयर्स के साथ राइट्स भी अटैच्ड होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि शेयर होल्डर का ये राइट है कि वो कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर सके। जाहिर सी बात है, उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की ही इसीलिए है कि इन शेयर्स की बुनियाद पे उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, तो ये उसका हक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हसन ने कहा वोटिंग राइट्स, तो बिल्कुल अगर उसके पास इस कदर शेयर्स हैं कि वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है जो कंपनी ने मुकर्रर किया हुआ है जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए, तो उसके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे फिर, जो उन्हीं शेयर्स की बुनियाद पे उसे हासिल होंगे। दूसरी दूसरा पॉइंट है, अ शेयर मस्ट बी पेड फॉर, इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल, ठीक है, व्हेन इट इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। इस पॉइंट को ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। ऑब्वियसली जो लोग ये लेक्चर ले चुके हैं, ये जिन्होंने उस दिन लाइव ही लेक्चर दिया था, उनको तो मालूम है कि पार्टली पेड अप शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब जितने शेयर्स भी कंपनी इशू करती है वो फुली पेड अप होते हैं, ठीक है। ये बहुत साल पहले 1984 से पहले के जमाने में पार्टली पेड अप शेयर्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन 1984 में जब लॉ आया, कंपनी लॉ, तब से लेके अब तक फुली पेड अप शेयर्स ही हैं। मतलब ये कि अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए ही एडवांस में अदा करने होंगे कंपनी को। तो जितने भी शेयर्स लेने हैं, 100 शेयर्स लेने हैं तो 1000 रुपए, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो इसे कहते हैं इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number, ठीक है जी। तो ये डिस्टिंक्टिव नंबर किसे कहते हैं? यानी हर शेयर जो है उसको पहचाना जाएगा डिस्टिंक्टिव नंबर से। कैसे? ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अल्फा है जो कंपनी के शेयर होल्डर है, इनके पास 100 शेयर्स हैं, और वो जो इनके पास 100 शेयर्स हैं वो शेयर नंबर 1 से लेके शेयर नंबर 100 तक है।
तो इस अंदाज में लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह मिस्टर ब्रेवो हैं, उनके पास 200 शेयर्स हैं और वो 200 शेयर्स 101 से लेके शेयर नंबर 300 तक है। तो 101 से लेके 300 तक ऐसे लिखते रहेगा। इस तरह मिस्टर चार्ली हैं, ठीक है, उनके पास फॉर एग्जांपल 700 शेयर्स हैं। तो 301 से लेके 1000 तक ये 700 शेयर्स बन गए। तो इसे कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। जी जरा बता दें, यहां तक बात समझ आ गई है? जरा आपसे भी पूछ लूं, कम ऑन सब लोग बताएं, रिस्पॉन्ड करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी के शेयर्स के सबूत के तौर पे कंपनी की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में भी होता है, जिसके ऊपर कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, ठीक है। और इसी तरह बुक एंट्री फॉर्म में भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी शेयर होल्डर को ये शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और ये जो शेयर सर्टिफिकेट है यही तो मेन एविडेंस है, सबूत है, प्रूफ है कि इस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स हैं, ये उन शेयर्स का ओनर है, इन शेयर्स की मिल्कियत इस बंदे के पास है। टाइटल का मतलब ओनरशिप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स है ये किस मैनर में इशू किया जाएगा, किस तरह इशू किया जाएगा, ये किस फॉर्म में होगा, और इसी से रिलेटेड जो अदर मैटर्स हैं वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक कंपनी लोगों को इनवाइट करना चाहती है कि कंपनी के शेयर्स परचेज करें, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो इशुएंस ऑफ शेयर्स है और बिल आखिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप है इशुएंस ऑफ शेयर्स। सो इशुएंस ऑफ शेयर्स इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स लोगों को ऑफर करती है, लोगों को इनवाइट करती है कि आए कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो इसे कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स। अच्छा, फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो लोग इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के ख्वाहिशमंद होंगे, वो फिर मुकर्रर करदा बैंकों में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और साथ में रकम जमा करवाएंगे, जितने जितने शेयर्स जिस जिस पर्सन ने लेने हुए। तो ये जो शेयर्स की एप्लीकेशंस, शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस जो बैंक्स में जमा करवाई, साथ में पैसे जमा करवाए, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी जो रकम जमा करवा दी है ये क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब फाइनली क्या होता है, कंपनी ने फैसला करना होता है कि किन एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट किए जाएं। मिसाल के तौर पे अगर दरख्वास्तें बहुत ज्यादा आ जाएं, बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो अब फिर फैसला होता है बैलेटिंग के जरिए, कुरानदाजी के जरिए, और जो कामयाब एप्लीकेंट्स होते हैं उनको फिर शेयर्स अलॉट कर दी जाते हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये है 3 स्टेप्स जनाब, जरा बता दीजिए बात समझ आ गई, ताकि फिर आगे चलूं मैं। जरा जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया करें। चलें जी, गुड, शाबाश, आगे चलें। ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जिसे भी कहते हैं, इससे मुराद है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो डिसाइड की जाती है और मेमोरेंडम में लिखी जाती है, यानी पहले ही ये एक एस्टिमेट लगा लिया जाता है और ये तय कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना कैपिटल हमारा होगा, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट एक मुकर्रर कर ली गई कंपनी के कैपिटल के तौर पे, उस अमाउंट को कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसको अभी एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूं, बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे कि फर्ज करें कि ये डिसाइड किया गया कि हमें टोटल मैक्सिमम
रुपीज 100 मिलियन जो है वो चाहिए होगा कंपनी के बिजनेस के लिए। सो ये जो अमाउंट तय कर ली गई, डिसाइड कर ली गई कि मैक्सिमम हमें 100 मिलियन रुपीज जो हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है, किसी एक क्लास के शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है रुपीज 100 मिलियन, इसको हम कहेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब किया ये गया कि साथ ही ये भी डिसाइड कर लिया गया कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो होगी ₹10, ठीक है, पर शेयर। अब आप जरा मुझे बता दें कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, तो ये 100 मिलियन रुपीज का कैपिटल जनरेट हो जाएगा। तो जवाब है जी 10 मिलियन, ठीक है। ओके हो गया, 10 मिलियन शेयर्स। अच्छा, अब एक फर्दर डिसीजन ये भी किया गया कि हम ये 10 मिलियन के 10 मिलियन शेयर्स अभी इशू नहीं करते और 100 मिलियन पूरा कैपिटल अभी हम जनरेट नहीं करते, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इनिशियली शुरू में सिर्फ हमें 50 मिलियन रुपीस का कैपिटल चाहिए, ठीक है, बस यही हम जनरेट कर देते हैं। अब आप लोग बताएं 50 मिलियन रुपीस का कैपिटल जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर? जी 5 मिलियन, ठीक है। तो 5 मिलियन शेयर्स अगर इशू किए जाएं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो इसके अगेंस्ट कितना कैपिटल आ जाएगा जी? 50 मिलियन। सो इसको कहते हैं इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ये वाली, ठीक है। तो 5 मिलियन शेयर्स इशू करके ₹50 मिलियन का कैपिटल जनरेट कर लिया गया। इट इज कॉल्ड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ओके हो गया। इसका मतलब है अभी अनइशूड और अनपेड जो है वो पड़ा हुआ है, तो किसी भी मौके पे रिमेनिंग 5 मिलियन शेयर्स इशू करके रिमेनिंग जो 50 मिलियन का कैपिटल है वो जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, हम फर्ज करते हैं कि वो रिमेनिंग 5 मिलियन शेयर्स भी इशू कर दिए गए कुछ 6 माह के बाद और 50 मिलियन का कैपिटल और जनरेट हो गया। तो इस तरह क्या होगा, पूरे 10 मिलियन शेयर्स इशू किए गए और 100 मिलियन कैपिटल जो है वो जनरेट हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट बराबर हो गई है, ठीक है। अब अगर फिर कभी फर्दर मजीद कैपिटल जनरेट करना है तो जनाब नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके खत्म हो गए, तो अब आपको फिर क्या करना होगा, ऑल्टरेशन करनी होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जहां पे ये सब चीजें लिखी हुई थी कि 100 मिलियन का कैपिटल होगा एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, 10 मिलियन शेयर्स इशू किए जा सकेंगे, तो इसका मतलब है फिर इन फिगर्स को बदलना होगा, ठीक है, मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करके। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो इशूड और पेड अप कैपिटल की जो अमाउंट है इट मे बी इक्वल टू और लेस देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल बट कैन नॉट एक्सीड इट। जी जरा बता दीजिए बच्चों, ये सारा कुछ समझ आ गया अब तक जो डिस्कशन हुई है इशूड ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल की? ओके जी, आगे चलते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। अगर कंपनी कोई भी नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या कोई भी और ऑफिशियल पब्लिकेशन करने जा रही है, कोई नोटिस या एडवर्टाइजमेंट इशू करने जा रही है कि जिस नोटिस में या एड में या उस ऑफिशियल पब्लिकेशन में कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल की अमाउंट लिखी हुई है, तो अगर उस नोटिस या एड या ऑफिशियल पब्लिकेशन में ऑथोराइज कैपिटल की रकम लिखी है तो फिर लाजिम हो जाएगा
कि उसी नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन में वट एवर द केस इज, उसमें उतने ही नुमायां तरीके से, कॉन्स्पिकुअस का मतलब है प्रोमिनेंट तरीके से, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स में फिर ये भी लिखा जाए कि जनाब उस ऑथोराइज कैपिटल में से इशूड और पेड अप कैपिटल कितना है। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन में, ऑफिशियल पब्लिकेशन में ऑथोराइज्ड कैपिटल की रकम लिखी हुई हो तो फिर साथ ये भी लाजिम हो जाएगा कि नुमायां तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से फिर ये भी लिखा जाए कि जनाब इशूड और पेड अप कैपिटल कितना है। ठीक है, अब ये नहीं कि जनाब जो ऑथोराइज कैपिटल है वो ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, 100 मिलियन, और जनाब जो उसमें से इशूड और पेड अप है वो सिर्फ 10 मिलियन था, तो वो ऐसे करके लिख दे छोटा सा। ठीक है, भी लॉ की रिक्वायरमेंट है। नो, नॉट एट ऑल, आपने धोखा नहीं देना लॉ को। ये देखें, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे इक्वली कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स, जितने नुमायां तरीके से आपने ये लिखा है उतने ही नुमायां तरीके से आप फिर ये लिखें। ओके हो गया जी, बता दें भाई। और अगर कोई कंपनी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में डिफॉल्ट करती है, पूरा नहीं करती इन लॉ के रिक्वायरमेंट्स को, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, कंपनी और फिर कंपनी का एवरी ऑफिसर जो भी इस डिफॉल्ट में पार्टी हुआ, इसमें शामिल हुआ, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी जो कि लेवल 1 के मुताबिक होगी। और ये तीनों की तीनों लेवल्स मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। ठीक है, लेवल 1 की पेनल्टी कितनी होती है, लेवल 2 की कितनी होती है और लेवल 3 कितनी होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती फुल्ली पेड अप शेयर्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि 1984 से पहले के जमाने का जो कंपनी लॉ था उसमें ये इजाजत हुआ करती थी कि कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती थी। ठीक है, मतलब अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो चलो 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से अभी पेमेंट्स रिसीव कर ली, और शेयर होल्डर से कहा 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बाद में आपसे पैसे ले लेंगे। तो ये सहूलत 1984 से पहले के कंपनी लॉ में थी, लेकिन 1984 में जो कंपनी लॉ आया तब से लेके अब तक का जो मौजूदा कंपनी लॉ है, इसमें यही है कि फुली पेड अप शेयर्स इशू होंगे। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए ही आप एडवांस में पे करेंगे, जितने भी शेयर्स लेने हैं 10 रुपए के हिसाब से आप पहले कंपनी को पेमेंट करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट फुली पेड अप शेयर्स का। ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो इस केस में हमने ऑलरेडी भी डिस्कशन की हुई है, तो वंस अगेन मैंने ये चीज ये कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है इस तरह, ये 8 मिलियन का कैपिटल, जबकि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी है आपको। ठीक है जी, तो इसको भी जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। ये क्या है, शेयर्स की फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटेड वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर डिसाइड किया गया 10 रुपीज का एक शेयर है, तो इसको हम कहेंगे जी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है इसका मतलब क्या है, कहते हैं शेयर्स की मार्केट वैल्यू से मुराद ये है वो वैल्यू के जिस पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की सेलिंग बाइंग हो रही होती है। ठीक है, जिस वैल्यू पे, जिस रेट पे, जिस कीमत पे स्टॉक एक्सचेंज या इवन अदरवाइज उन शेयर्स की जो ट्रेडिंग हो रही होती है उस वैल्यू को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये आम तौर पे नॉमिनल वैल्यू से हायर होती है। मिसाल के तौर पे जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की वो तो ₹10 थी, और आजकल इस शेयर की जो कीमत है वो 17 रुपए है।
ठीक है, तो 17 रुपए पे इजीली आप इस शेयर को बेच सकते हैं। तो ये मार्केट वैल्यू है। ये जरा बता दीजिए, ये भी समझ आ गया? नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी के शेयर्स की काइंड्स भी हो सकती हैं, और उन काइंड्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करना हो तो उसे सब काइंड नहीं कहते, बल्कि कंपनी लॉ में उसको कहते हैं क्लासेस। जरा पहले ये जुमला मुझे बता दें डाइजेस्ट होके। कंपनी के शेयर्स की अकसाम हो सकती हैं, मतलब काइंड्स हो सकती हैं, और अगर हर काइंड को फर्दर सब डिवाइड करना है, फर्दर क्लासिफाई करना है, तो उसको सब काइंड्स ऑफ शेयर्स नहीं कहते, बल्कि उन्हें कहते हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल जी, कंपनी के शेयर्स की एक से ज्यादा काइंड्स भी हो सकती हैं, और फिर उन काइंड्स की फर्दर क्लासेस भी हो सकती हैं, या एक ही किस्म के शेयर्स भी हो सकते हैं, ऐसी भी इजाजत है। ठीक है, लेकिन एक बात जो है वो तय है, विद इन ईच क्लास ऑफ शेयर्स ऑल द शेयर्स मस्ट बी ऑफ द सेम फिक्स्ड नॉमिनल अमाउंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। आमतौर पर जो कंपनी के शेयर्स की काइंड्स होती हैं वो दो होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ही मारूफ किस्म की ये दो काइंड्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की फर्दर आगे क्लासेस बनानी हो, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो इन्हें कहते हैं क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की भी अगर फर्दर क्लासेस बनानी हो तो बिल्कुल वो क्लासेस बनाई जा सकती हैं, जो मैं इस पेज के एंड के ऊपर आपको नाम बताऊंगा, ये जहां मैंने टिक किए हुए हैं, तो यहां पे जाके वो नाम बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासेस के क्या नाम हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल देख लीजिए, द ऑर्डिनरी शेयर्स इन अ कंपनी में बी डिवाइडेड इनटू 500,000 शेयर्स, जिनमें से हर शेयर की जो कीमत है, हर एक शेयर की कीमत ₹10 है। ठीक है, तो विद इन द सेम क्लास देयर कैन नॉट बी शेयर्स ऑफ डिफरेंट नॉमिनल अमाउंट्स। अब ये जो 5 लाख शेयर्स हैं, इनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, जो 2 लाख शेयर्स है उनकी जो वैल्यू है वो 12 रुपए है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज के शेयर्स नहीं हो सकते। सो ऑल शेयर्स एक ही कीमत के होंगे, और ऑल शेयर्स कैरी इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है जी, इसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वो फुली पेड अप शेयर्स वाली जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और जो मैंने भी बताया आपको कि काइंड्स की फर्दर क्लासेस हो सकती हैं, जैसे ये एग्जांपल अभी मैं पहले बता ही चुका हूं आपको कि अगर ऑर्डिनरी शेयर्स को फर्दर क्लासिफाई करना है तो वो क्लासेस आमतौर पे ये होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एटसेट्रा। ठीक हो गया जी? तो वो कहता है कि अगर एक से ज्यादा काइंड्स के शेयर्स है ना, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि हर काइंड के शेयर्स के लिए अलहदा से कैपिटल भी मुख्तस किया गया हो। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए अलग से कैपिटल डिसाइड किया गया हो, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग से कैपिटल डिसाइड किया गया हो, तो फिर ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। इनमें क्या फर्क है ऑर्डिनरी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में? तो सबसे जो पहला फर्क है, वोटिंग राइट्स। कहते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग्स में वोट कास्ट करने का जो हक होता है ना, वो होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ही हक रखते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं कि वो जनरल मीटिंग्स अटेंड भी कर सकें और यहाँ पे आके वोट भी कास्ट कर सकें। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आमतौर पे ऑर्डिनरी शेयर्स की अगर क्लासेस बना दी जाएं तो एक क्लास
कि शेयर होल्डर्स के जो वोटिंग राइट्स हैं वो दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स से मुख्तलिफ हो सकते हैं। कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं ये यहाँ पे आके आपको बताऊंगा, क्योंकि इस हेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये चीज बता दूंगा। ये वाला जुमला जो है कि यूजुअली डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो अभी थोड़ी ही देर के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, इस पॉइंट को जरा कंक्लूड करते हैं। कंपनी की जनरल मीटिंग्स अटेंड करने का हक कौन से शेयर होल्डर्स का होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। अब आ जाए इधर प्रेफरेंस शेयर की तरफ। तो कहते हैं ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं यूजुअली ये एंटाइटल्ड नहीं होते जनरल मीटिंग्स जो कंपनी की है वहां पे आके वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर इन्हें कोई वोट कास्ट करने का हक है भी तो वो फकत इन्हीं के राइट से मुतालिक होगा, लेकिन उसके बारे में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी इशू से मुतालिक वोट कास्ट करने का हक है तो उसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होना जरूरी है। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यूजुअली एंटाइटल्ड नहीं होते जनरल मीटिंग्स में वोट कास्ट करने के। जी बच्चों जरा बता दें ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? वोटिंग राइट से मुतालिक जो दोनों का फर्क बयान किया। अगर ये फर्क समझ आ गया तो फिर मैं आगे चलूं। आप जरा मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। चलें जी, क्लियर है, आगे चलते हैं। डिविडेंड का राइट। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं दरअसल इनको डिविडेंड मिलता है, इनको प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अदा करने के बाद। क्या मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अदायगी में प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है। इनका प्रायर राइट होता है डिविडेंड हासिल करने का। और आप हैरान होंगे ये क्या बात हुई, तो परेशान ना हो, अभी इसकी वजाहत करता हूं। इन्हें आमतौर पे क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट बतौर डिविडेंड इनको पे की जाती है तमाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट बतौर डिविडेंड अदा करने के बाद जितना बाकी प्रॉफिट बच जाता है वो तमाम प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक हो गया? तो अब तसल्ली होगी आप लोगों को कि यार ये क्या बात हुई। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बस फिक्स्ड अमाउंट मिलती है और उसके बाद जितने भी हो सकता है वो उनको फिक्स्ड अमाउंट पे करके, मतलब मिसाल के तौर पे फिक्स्ड अमाउंट जो पे की गई इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो सिर्फ 50 करोड़ है और टोटल जो बाकी जो 4.5 अरब रुपया बच गया है वो अब तकसीम होना है इनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। ठीक है जी, तो ये है डिविडेंड राइट। इसके बाद आ जाते हैं जी वाइंडिंग अप। अच्छा, कंपनी के वाइंडिंग अप के मौके पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है। क्या मतलब कि इनको पहले पेमेंट्स हो जाती हैं और इनको पेमेंट्स करने के बाद जो सरप्लस होता है उस सरप्लस के अंदर फिर इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, उस सरप्लस में इनका कोई हिस्सा नहीं होता। जितना सरप्लस बाकी बच जाता है वो फिर तकसीम होगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में। ठीक हो गया जी? लेकिन पहले इस बात का ख्याल रहे कि कंपनी की वाइंडिंग अप के मौके पे जो कुछ भी एसेट था कंपनी के का वो सब कुछ बेच के एवरीथिंग डिस्पोज ऑफ करके सबसे पहले तो कंपनी के कर्जे अदा होते हैं। तो कर्जे अदा होने के बाद जितनी रकम बच जाएगी उस रकम को फिर इस अंदाज में तकसीम किया जाएगा जो मैंने अभी बताया आपको। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट कर देंगे और उसके बाद फिर जितना पैसा बच जाएगा वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब आ जाए जी बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। यानी कि अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की फर्दर क्लासेस बनाई गई हैं तो किस क्लास को क्या राइट मिलेगा।
या किस बेसिस पे ये क्लासेस बनाई जा सकती हैं। तो वो कहते हैं कि हो सकता है एक क्लास के जो शेयर होल्डर हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में से, तो उनका जो राइट है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो। किसी को बोनस इशू का, बोनस शेयर्स का राइट है, किसी को दूसरी क्लास वालों को राइट इशू का हकदार करार दिया गया या उनके पास ये राइट है। अच्छा, और ऑर्डिनरी शेयर्स में अगर क्लासेस बनाई गई हैं तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। एक क्लास के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स दूसरी क्लास के शेयर होल्डर से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की क्लासेस बनाई गई तीन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और क्लास ए के जो शेयर होल्डर्स हैं इनको राइट दिया गया वोटिंग राइट 1 वोट पर शेयर। अच्छा, जो क्लास बी है इनको हो सकता है जो वोटिंग राइट्स दिए गए वो इस तरह दिए गए, तो 2 वोट्स पर शेयर, मतलब एक शेयर जिसके पास होगा उसको 2 वोट्स का हक होगा। और इसका बिल्कुल वाइस वर्सा ये भी तय हो सकता है कि जो क्लास सी के शेयर होल्डर्स हैं इनको जो वोटिंग राइट्स मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे कि जिस शेयर होल्डर के पास 3 शेयर्स हैं तो 3 शेयर्स की बुनियाद पे 1 वोट मिलेगा उसे, यानी 1 वोट का हक उसे मिलेगा। 6 शेयर्स पे 2 वोट्स, 9 शेयर्स पे 3 वोट्स। तो क्लास सी के शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट इस तरह हो सकते हैं। ठीक है, जरा बता दें यार, ये समझ आया ये वाला पॉइंट? ये एक क्लास के वोटिंग राइट्स दूसरी क्लास के वोटिंग राइट से किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासेस हो सकती हैं वो किस बेसिस पे हो सकती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन और रिडेम्पशन और कन्वर्जन। अच्छा, एक्यूमुलेशन की बेसिस पे अगर क्लास बनाएगी तो उसका ये नाम होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पी प्रेफरेंस एस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ये कि जिन लोगों के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको ये बेनिफिट होगा, ये एडवांटेज होगा, ये फायदा होगा कि अगर किसी एक साल इनको वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो मिलना था अगर किसी दफा इनको नहीं मिल सका, तो जिन लोगों के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको ये बेनिफिट हो जाएगा कि उनका इस साल का जो डिविडेंड था वो अमाउंट अगले साल के डिविडेंड के साथ एक्यूमुलेट होके मिल जाएगी। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा हो जाना, तो जमा होके मिल जाएगी इन्हें अगले साल, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन लोगों के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको ये जरा बेनिफिट होता है कि ये शेयर्स कंपनी को वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। रिडीम का मतलब वापस, रिटर्न। तो जिन अफराद, जिन लोगों के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जनाब, इनको ये एज है, ये बेनिफिट है कि शेयर्स वापस करके तो पैसे वापस ले सकते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्जन मतलब बदल देना, कन्वर्ट कर देना। तो जिन लोगों के पास इस कैटेगरी के शेयर्स हैं इनको ये फायदा होता है या इनको ये बेनिफिट है या इनको ये एडवांटेज है कि ये अपने शेयर्स को बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में, यानी प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी में ये लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इन तीनों में से हर एक का जो जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किस शख्स के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, किसके पास रिडीमेबल होंगे, किसके पास कन्वर्टेबल होंगे। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो उसका जवाब देने जा रहा हूं। ये जब शेयर्स अनाउंस होते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसी वक्त ये बात बताई जाती है कि जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं और उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से इतने नंबर ऑफ शेयर्स में हैं वो क्यूमुलेटिव हैं, इतने रिडीमेबल है, इतने कन्वर्टेबल हैं।
अब लोगों की मर्जी होती है, जिसको ये क्यूमुलेटिव वाली कैटेगरी अच्छी लगे वो ये खरीद ले, जिसको रिडीमेबल वाली कैटेगरी अच्छी लगे वो ये परचेज कर ले, जिसको कन्वर्टेबल वाली कैटेगरी अच्छी लगे वो ये परचेज कर ले। लेकिन एक बात तय है कि जिस शेयर होल्डर के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाला बेनिफिट ही एंजॉय कर सकता है, वो रिडीमेबल वाला या कन्वर्टेबल वाला बेनिफिट नहीं ले सकता। और इसी तरह जिसके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसको क्यूमुलेटिव वाली जो जो एडवांटेज है वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो जिस शेयर होल्डर के पास जिस क्लास के शेयर्स हैं, उस शेयर होल्डर को उसी क्लास का जो बेनिफिट है वो ही मिलेगा, जो मैंने तीनों को अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर दिया। जरा मुझे ये बता दें, ये वाला नुक्ता समझ आया आप लोगों को जो अभी अभी मैंने बताया है? लेटेस्ट जो बात हुई है ये समझ आ गया? बता दें यार, सब लोग क्यों कंजूसी करते हैं रिस्पॉन्ड करने में? ओके जी, तो चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बताने का। ये है जी हमारा आज का टॉपिक, जो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो जब आप खुद इसे पढ़ रहे हो, लेक्चर खत्म होने के बाद, जब आप इसको याद करने के लिए बैठे हैं वंस अगेन, जिसे आप जब आप रीडिंग कर रहे हो फिर भी कोई ज़हन में सवाल हो तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं।